प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आप सबका इस शिक्षण प्रक्रिया में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम संस्कृत के पाठ 3 अहम नदी अस्मि के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले 2 गद्यांश भागों में हमने नदी के मानव जीवन के उपयोग के बारे में पढ़ा था। नदियों के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। नदियों के विभिन्न रूपों के बारे में हमने पढ़ा। अब नदी के अन्य रूपों के बारे में हम इस अंतिम तीसरे गद्यांश भाग में पढ़ेंगे एवं नदियों को किस प्रकार हम मनुष्यों के द्वारा ही दूषित किया जा रहा है और वह हमारे लिए ही कितना घातक सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नदियों को हमें दूषित नहीं करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से यह भी हमें संदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है। चलिए आगे पढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ के बारे में। पूर्वस्याम दिशि, हमने सब दिशाओं में पढ़ा था कि उत्तर दिशा में सिंधु नाम से विख्यात है, दक्षिण दिशा में अमुक नाम से विख्यात है। अब कहते हैं पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में अहम मैं महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। अब नदी कहती है कि मेरे रूपों के बारे में जानिए। पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि, ब्रह्मपुत्र रूप में हूँ, इन नामों से जानी जाती हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम, ये ब्रह्मपुत्र जो नाम है यह मेरा, मम का अर्थ है मेरा, विशालतमम सबसे बड़ा, रूपम अस्ति रूप है, सबसे विशाल रूप जो है वह है ब्रह्मपुत्र। अहम नर्मदा, नदी कहती है मैं ही नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इति नाम भी वहामी, इन नामों से बहती हूँ, इन नामों को धारण करके बहती हूँ, इसलिए नाम भी में है तृतीया का बहुवचन। अब वहामी में वह धातु, लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन, आमी आवह आमह। विश्वे मम, विश्वे सप्तमी का एक वचन, विश्व में अर्थात संसार में, मम विशालतमम रूपम, मेरा सबसे बड़ा रूप, अमेजन नदी इति अस्ति, अमेजन नदी है, संसार में सबसे बड़ी जो नदी है वह है अमेजन नदी, विशाल रूप जो नदी का है वह है अमेजन नदी। आगे लिखा है संसारे मम, और संसार में मेरा, दीर्घतमम, दीर्घ कहते हैं लंबा, सबसे लंबा रूप जो है, सबसे लंबी नदी के नाम से जो जानी जाती है वह है नाइल नदी अस्ति, नाइल नदी है या नील नदी जिसको कहते हैं वह है। संसार में विशालतम जो रूप है वह अमेजन नदी है और दीर्घतम जो नदी है वह नाइल नदी है। मम जलम, मेरा जल, पोषक शक्त्या, पोषक शक्ति से, परिपूर्णम अस्ति, परिपूर्ण है, परि जो है उपसर्ग है, अस्ति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, तो ये तो क्रिया है हमारे पास, तो कर्ता क्या हुआ, पोषक शक्ति या परिपूर्ण। कर्ता यहाँ जलम है, जलम क्या है यहाँ पे, कर्ता है, पोषक शक्ति से भरपूर है, कौन है, जल, तो जो है वह कर्ता है। मम जो है यह तो षष्ठी का एक वचन है। नदी कहती है मेरा जल जो है वह पोषक शक्ति से भरपूर है, पोषक शक्त्या तृतीया का एक वचन, प्रश्न बन जाएगा कया। एतस्मात् कारणात् एव, इसी कारण से ही, मम तटेषु, मेरे किनारों पर, वृक्षाणाम, वृक्षों की, पादपानाम, पौधों की, वनौषधि नाम च, और वन्य औषधियों की, दुर्लभाः, दुर्लभ, प्रजात्यः, प्रजातियां, उद्भवंती, पैदा होती हैं। नदी कहती कि मेरा जल जो पोषक शक्ति से भरपूर है, इसी कारण से ही मेरे जो किनारे हैं, नदी के जो किनारे हैं वहाँ पर पेड़ पौधों और वन्य औषधियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। दुर्लभ में दुर उपसर्ग है, वनौषधि नाम जो है संधि छेद है यहाँ पर, वन धन औषधि नाम, वन धन औषधि नाम। प्राणी जीवनाय, प्राणी जीवन के लिए, अर्थात प्राणियों के जीने के लिए,
चतुर्थी का एक वचन प्राणी और जीवन दोनों को जोड़ दिया है और अंतिम शब्द में विभक्ति लगाई जाती है। यह संस्कृत की खासियत है। दो शब्द जुड़ेंगे, अंत में विभक्ति। अगर तीन शब्द भी होते एक ही लय वाले तो अंत में विभक्ति जोड़ी जाती है। अगर अलग अलग करके लिखते तो प्राणी नाम जीवनाएं, इसलिए प्राणी नाम जीवनाएं ना लिख करके प्राणी जीवनाएं इकट्ठा कर दिया है। प्राणियों के जीवन के लिए स्वच्छम स्वच्छ, जलम जल, विशुद्धम च पर्यावरणम और अत्यंत शुद्ध, विशुद्ध कहते हैं अत्यंत शुद्ध, पर्यावरणम पर्यावरण आवश्यकम एव अस्ति आवश्यक ही है। पर्यावरण में परि उपसर्ग है और आवरण शब्द मिला हुआ है। परिधन आवरणम उसको कहते हैं पर्यावरणम। परंतु अनेके जनाह कहता है परंतु बहुत से लोग, जनाह जनः जनौ जनाह प्रथमा का बहुवचन, जन शब्द पुल्लिंग, तो इसका प्रश्न बनेगा कह कऊ के। कई बार हम जब प्रश्न निर्माण करते हैं जनाह का हम काह कर देते हैं, वो गलत है। जन शब्द पुल्लिंग में है, रामः रामौ रामाह, वैसे ही जनः जनौ जनाह। तो प्रश्न बनेगा कह कऊ के। यंत्रालय नाम, अब पंक्ति को दोबारा से लेते हैं, परंतु अनेके जनाह परंतु बहुत से लोग, यंत्रालय नाम यंत्रालयों के अर्थात कारखानों के, जो फैक्ट्रियां हैं उनके, विष मिश्रित रसायन पदार्थान, विष मिश्रित रसायन पदार्थों को मम जले क्षिपंती मेरे जल में फेंकते हैं। जो केमिकल वेस्ट होता है पानी में मिला करके नदियों में फेंक दिए जाता है। विष मने जहरीला, मिश्रित रसायन पदार्थ, जो जहरीले केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, मेरे जल में फेंक दिया जाता है। मम जलम च और मेरे जल को प्रदूषितम कुर्वन्ति प्रदूषित करते हैं। एवं न करणीयम ऐसा नहीं करना चाहिए। करणीयम में क्री धातु से अनियर प्रत्यय है, क्रीधन अनियर। मम विशुद्धम जलम एव मेरा अत्यंत शुद्ध जल ही प्राणी नाम जीवनम प्राणियों का जीवन है। नदी कहती है कि मेरा अत्यंत शुद्ध जो जल है वही प्राणियों का जीवन ही है। जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। अगर प्रदूषित जल पिएंगे तो बीमार होंगे। जलम प्रदूषितम न करणीयम जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। यहां पर भी क्री धातु से अनियर प्रत्यय है, करणीयम। नदी कहती है मम ध्येय वाक्यम अस्ति मेरा ध्येय वाक्य है, जो मेरा आदर्श वाक्य है वो क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी होवें, सर्वे सन्तु निरामयाः और सभी निरोग होवें। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा पाठ 3। इस पाठ के प्रथम गद्यांश में जैसा कि आप जानते हैं हमने कर्ता क्रिया को पढ़ा था, तो कर्ता क्रिया को द्वितीय गद्यांश एवं तृतीय गद्यांश में भी हम ध्यान में रखेंगे। दूसरे गद्यांश में हमने अव्यय शब्दों को लिखा था छांट करके। अब यहाँ पर भी कुछ अव्यय शब्द भी हैं। कर्ता क्रिया तो पंक्ति में एक जो लाइन होती है वाक्य में वो तो रहता ही है। अब इसमें हमारा काम है, कुछ इसमें उपसर्ग जुड़े हुए हैं, संधि कार्य भी है, परंतु संधि कार्य खैर हम संधियों के बारे में जब पढ़ेंगे तब अच्छे से चर्चा करेंगे। जैसे वनौषधि नाम था, इसमें वन धन औषधि नाम, कस्यापि था, कस्य धन अपि। इसमें से इस तीसरे और अंतिम पैराग्राफ में से आप उपसर्गों को छांट कर लिखेंगे। इसमें कुछ उपसर्ग हैं जिनको हमने पढ़ा अभी, उनको आप अपनी अपनी नोटबुक्स में छांट कर लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से उपसर्ग मिले हुए हैं। जैसे उद्भवंती, उदाहरण के लिए उद्भवंती लिखा और दूसरी तरफ उसके ठीक सामने लिख दिया उद्धन भवंती, जबकि उद उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग क्या है, उत, उत्धन भवंती। यह हमने उपसर्ग पढ़ते वक्त अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप उस वीडियो को भी देख लें, आपने अपनी नोटबुक में काम किया होगा, उसको भी आप देखें और उसके आधार पर संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, 22। उन 22 उपसर्गों को याद करें या अपनी नोटबुक पर लिख करके सामने रख लें और यहाँ देखें पैराग्राफ में कि कितने और कौन कौन से उपसर्ग यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। उनको भी आप अपने अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख लेंगे। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से नदियों की उपयोगिता के बारे में हमने तो पढ़ा ही, साथ में कर्ता क्रिया,
अव्यय और उपसर्गों के बारे में भी हमने जाना। अब अधिक व्याकरण कार्य के लिए हम इसके अभ्यास के बारे में आगे पढ़ेंगे। इति ओम शम।